स्टार्ट। पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार थम जाने के बाद अब निगाहें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में हो रहे चुनाव प्रचार पर केंद्रित है। यह स्वाभाविक है कि सभी की दिलचस्पी उत्तर प्रदेश में अधिक है। बजट के बाद माहौल का आकलन अभी शेष है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसके पहले यानी नवंबर-दिसंबर 2016 में चारों ओर केवल मोदी और उनके साहसिक कदम की ही चर्चा हो रही थी। कोई तारीफ में कसीदे पढ़ता तो कोई मुखर आलोचना करता। शायद उस समय चुनाव हो जाते तो भाजपा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने 2014 के लोकसभा प्रदर्शन को दोहरा सकती थी। अन्य पार्टियों के मुकाबले तब भाजपा का प्रचार जमीन पर भी दिखाई दे रहा था। इसके बाद अचानक सपा मुखिया मुलायम सिंह और उनके पुत्र मुख्यमंत्री अखिलेश में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। जिस तरह अखिलेश सपा के नए सुप्रीमो के रूप में उभरे, उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। चारों ओर केवल अखिलेश, मुलायम और सपा की चर्चा होने लगी और चुनावी प्रचार में सपा के मुकाबले भाजपा पिछड़ती दिखाई देने लगी। चुनाव में दो तरह के मतदाता होते हैं। एक तो वे जो किसी पार्टी को वोट देने का मन बना चुके होते हैं और दूसरे वे जो अनिर्णय की स्थिति में होते हैं और मत देने से कुछ समय पूर्व ही यह तय करते हैं कि किस पार्टी या प्रत्याशी को मत देना है। ऐसे मतदाताओं को 7-8% होते हैं। ये किसी भी पार्टी की ओर जा सकते हैं और सच कहें तो वे ही विजय पराजय में निर्णायक मतदाता की भूमिका निभाते हैं। पार्टियों का चुनाव प्रचार ऐसे ही मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के लिए होता है। ये मतदाता 3 बातों से प्रभावित होते हैं। एक, किस पार्टी का प्रचार जोरों पर चल रहा है। 2, किस पार्टी द्वारा सबसे प्रभावी मुद्दे उठाए गए हैं और सबसे आकर्षक और प्रभावशाली है जो जनता से सीधे संवाद स्थापित कर पा रहा है। इन तीनों के मिले जुले प्रभाव से ही फ्लोटिंग मतदाता अपना मन बनाते हैं। इसीलिए सपा के रणनीतिकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीव जार्डिंग और कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐसे मतदाताओं को लुभाने के लिए कई चरणों वाली व्यापक चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है। यह रणनीति मूलतः ऐसी है जिससे मुफ्त प्रचार प्राप्त किया जा सके और जनता के बीच बराबर चर्चा में रहा जाए। इसी रणनीति के तहत प्रथम चरण में सपा में पारिवारिक और पार्टी कलह को मुद्दा बनाकर पेश किया गया और दिसंबर 2016 आते आते सभी अखबारों और टीवी चैनलों पर अखिलेश, मुलायम, शिवपाल विवाद और चुनाव आयोग द्वारा अखिलेश को ही असली सपा मानकर उनके गुट को साइकिल चुनाव चिन्ह देने को जैसे एकमात्र राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में पेश किया गया। इससे हवा अखिलेश और सपा के पक्ष में बन गई और विमुद्रीकरण मोदी और भाजपा हाशिए पर चली गई। रणनीति के दूसरे चरण में सपा कांग्रेस गठबंधन को चर्चा का मुद्दा बनाया गया। इससे मीडिया बहसों और खबरों ने अखिलेश की सपा को जनमानस में जीवंत रखा। इसे इतना नाटकीय बनाया गया कि हर आदमी की दिलचस्पी यह जानने में
हो गई कि गठबंधन हो रहा है या नहीं होगा तो कांग्रेस और सपा को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। इस मोल तोल में राहुल और अखिलेश के साथ डिम्पल यादव और प्रियंका को भी सम्मिलित कर लोगों की उत्सुकता को और बढ़ाया गया और अंत में उसे अंजाम तक पहुंचाकर जनता के दिमाग में अखिलेश और सपा के विचार को और ताज़ा किया गया। तीसरे चरण की रणनीति में अखिलेश और राहुल की संयुक्त प्रेस वार्ता और रोड शो को मीडिया में मसाले के रूप में परोसा गया और यूपी को ये साथ पसंद है कि थीम पेश की गई। चीन सिर्फ अमेरिका से अलग एक देश नहीं अपितु एक अलग सभ्यता भी है जो अपने प्राचीन और निरंतर स्वरूप में भारत जैसी ही है। मगर भारत के विपरीत चीन इतिहास में अधिकांश समय स्वयं को एक एकीकृत राजनीतिक इकाई बनाए रखने में सफल रहा है और चीन की राज्य व्यवस्था हमेशा अपने दर्शन और सिद्धांतों पर टिकी रही है। चीन पर भी बाहरी हमले होते रहे और मध्यकालीन दौर में शताब्दियों तक विदेशी शासकों ने उस पर राज भी किया है, लेकिन वे चीन की राज्य व्यवस्था और राजनीतिक विचारों पर कभी अपनी व्यवस्था नहीं थोप पाए, जो हमेशा चीन के पारंपरिक और सभ्यतागत विचारों पर ही केंद्रित रही है। उल्टे उन्हें ही चीन की व्यवस्था को आत्मसात करना पड़ा। उल्टे नहीं ही चीन की व्यवस्था को आत्मसात करना पड़ा। हेनरी किसिंजर इस तथ्य का जिक्र करते हुए कहते हैं कि दुनिया में चीन के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां नेता और सेना के जनरल आधुनिक युद्धों की योजना बनाते समय प्राचीन युद्धों और घटनाओं का सहजता से जिक्र करते हों। हजारों सालों की यह अटूट सामरिक और राजनीतिक परंपरा चीन को पश्चिम का सबसे सबल प्रतिद्वंद्वी बनाती है, जबकि वी.एस. नायपॉल के शब्दों में भारत एक आहत सभ्यता है जिसकी विश्व गुरु जैसी आत्मश्लाघा और महाशक्ति बनने की बड़ी बड़ी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि चीन पश्चिम द्वारा बनाई गई मौजूदा विश्व व्यवस्था को ज्यों का त्यों मान लेगा और वह इसे अपने अनुसार परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल चीन अपनी आर्थिक प्रगति के लिए पश्चिम पर ही निर्भर है। स्टॉप।